नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। लखनऊ में राजनाथ सिंह के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, विधायक नीरज वोरा और नीरज सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह के IMA के चिकित्सकों से समर्थन की अपील की गई। से उस समय अपना KG मेडिकल कॉलेज बंद होता था। आप उस समय के यहाँ के पास आउट हैं। हमारे बीच में बैठे हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी में इस समय स्पंदन करने वाले ऐसे युवा नेता आदरणीय श्रीमान नीरज सिंह जी, मैं समझता हूं एक बार जोरदार तालियां बनती। अभी हमें संबोधित कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर अनूप अग्रवाल साहब, जो प्रेसिडेंट है लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन के, और इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसका ये सभागार है, इसका नेतृत्व करने वाली आदरणीय डॉक्टर विनीता मित्तल जी। कार्यक्रम का संचालन IMA के सचिव डॉक्टर संजय सक्सेना जी कर रहे हैं और LNHA के सेक्रेटरी डॉक्टर संजय लखटकिया जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर JD रावत साहब, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर सरिता सिंह जी, हमारे पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय अभयमणि त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम करती है लखनऊ में। ऐसे हमारे कप्तान BJP के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी यहां पर मौजूद इस सभागार में। देखिए, मैं स्वयं में चिकित्सक हूँ और मैं यहाँ के डॉक्टरों से अक्सर मिलता रहता हूँ। कोई आज पहली बार नहीं मिला। आज जो हम मिले हैं वो मिले हैं सभी चिकित्सकों से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, लखनऊ का बहुत विकास किया है, देश का विकास किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, गरीबों के लिए वो काम कर दिए जो कभी कोई सोच नहीं सकता, और डॉक्टरों के लिए हर मुमकिन सहूलियत इस सरकार ने दी है ताकि वो मरीज़ों की अच्छी सेवा कर सकें और अपना रूप धरती का दूसरा भगवान मरीज़ उन्हें कह सके और उनकी पूरी सेवा करने का उन्हें मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी विकास पर लड़ रही है। गरीबों को गैस देना, जिनके घर शौचालय नहीं उनको शौचालय देना, जिन पर मकान नहीं उनको मकान देना, राशन 80 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हर घर में आज बिजली है, लोगों को इलाज मुफ्त कराया जा रहा है आयुष्मान कार्ड के जरिए। और अब तो ये ऐलान कर दिया है मोदी जी ने कि हम 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, उनका इलाज करेंगे। राशन के मामले में पिछले 3 साल से दिया जा रहा है, मोदी जी ने ऐलान कर दिया आगे आने वाले 5 साल में राशन और मुफ्त दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा इस सरकार ने जितने काम किए उसका कोई मुकाबला नहीं है और हर हालत में भाजपा को जिताना है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और अब की बार 400 के पार। देखिए, आरक्षण बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। मोदी जी ने कह दिया जब तक जिंदा हूँ आरक्षण नहीं ख़त्म होने दूंगा। तो आरक्षण ख़त्म होने के मोदी जी ने जो कह दिया वो मोदी की गारंटी है, जो कह दिया वो कर दिया और आरक्षण बिल्कुल ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है। ये तो इन लोगों की बेसिर पैर की बातें हैं जिनका कोई जवाब नहीं। बहराइच में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अब बेईमान हो गई हैं। कहा कि भाजपा ने जो ड्रामा पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान में किया है उसकी बहराइच में भी संभावना है और बहराइच का पुलिस प्रशासन भाजपा के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष होने में उन्हें आशंका है। जिला प्रशासन बहराइच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और मुख्य चुनाव आयुक्त, मैंने 30 अप्रैल को पत्र लिखा था और कुछ साक्ष्य भी ये अखबारों में छपे थे। थाना अध्यक्ष बौंडी के रहते हुए
मैसी में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, उनको हटाया जाए। 30 अप्रैल को मैंने पत्र लिखा। 1 मई को प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र दिया। 1 मई को उनका चिट्ठी यहाँ जिला प्रशासन को मिली, लेकिन अभी तक वहाँ के थानाध्यक्ष नहीं हटाए गए हैं। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा उत्पन्न हो रही है और वहाँ के विधायक सुरेश्वर सिंह कई मीटिंगों में कह चुके हैं कि पहले मतदान फिर व्यवधान, यानी अपना वोट पहले बार डाल लो और इसके बाद दूसरों को वोट डालने में व्यवधान पैदा करो। तो जो अभी पहले दूसरे तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ड्रामा किया है, वो ड्रामा बहराइच में भी संभावित है। अल्पसंख्यक को समाजवादी पार्टी के समर्थक लोगों का वोट रोकने से का पूरा षड्यंत्र है और इसीलिए आप लोगों को मैंने बुला करके कि आप लोग मतदान के इस महापर्व में हमारा सहयोग करिए और ये देखिए अगर पोलिंग बूथों पर कोई किसी प्रकार की ज्यादती होती है तो उसको जनता को, दुनिया को दिखाने की कृपा करिए। ऐसी स्थिति तो एक चीज़ जो मेरे सामने आई है मैं उसको कह रहा हूँ। मुझे आशंका है कि आमतौर पर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव होने में मुझे बड़ी आशंका लग रही है। जैसे कि चुनाव आयोग के बारे में तो पूरी दुनिया कह रही है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं ये बेईमानी हो गई हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि बुरी तरीके से जो लोग वोट डालने गए हैं उनको पीटा गया है, मारा गया है, उनसे खदेड़ा गया है। ये आम जनता देख रही है, देश देख रहा है, चुनाव आयोग भी देख रहा है, लेकिन फिर भी वो दृष्टांत बन करके, मुंह बन करके बैठा हुआ है, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। उनकी एक ब्रीफिंग भी नहीं आती है प्रेस के जरिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई निर्देश दें। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग को हम समझते हैं कि एक केवल दिखावा मात्र है चुनाव। हमारे कार्यकर्ता भी निपटेंगे और पूरे प्रशासन से हम यही कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं बहराइच में न होने पाए। बहराइच एक शांतिपूर्ण जनपद रहा है, कभी इस प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं रही। बहराइच का ये शांतिपूर्ण जो हमारे गौतम बुद्ध की धरती रही है उसका इतिहास कायम रहे। ये हम सभी मतदाताओं से, सभी साथियों से, पत्रकार भाइयों से, प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि बहराइच में ये इतिहास कोई बदला न जाए, अन्यथा फिर हम लोग जो कर सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। बहराइच का जो प्रशासन ये सत्ता, देखिए मेरी सामान्य प्रेक्षक से और पुलिस प्रेक्षक से कल बात हुई। उन्होंने कहा कि मित्र थोड़ा लेट हो गया लेकिन फिर भी मैं कार्यवाही इस पर कर रहा हूँ। तो मैं सीधे तौर पर सामान्य प्रेक्षक को और पुलिस प्रेक्षक को न संदेह व्यक्त कर सकता हूँ, न इस घेरे में ला सकता हूँ। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि ये अच्छी मिसाल निष्पक्ष चुनाव करके कायम करें। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर हमें संशय जरूर है कि 30 अप्रैल को जब मैंने चिट्ठी दे दी और 1 मई को जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट मांग ली तो फिर अभी तक वो थानाध्यक्ष नहीं है। बॉडी थानाध्यक्ष के साथ साथ क्या और कोई विधानसभा के थानाध्यक्ष को लगता है आपको? लगता है कि पूरा पुलिस प्रशासन ही जैसे गुंडी वाला है वैसे सब हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर नाच रहे हैं, लेकिन बाउंडी वाला कुछ ज्यादा घरेलू काम कर रहा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में 26 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। पहले और दूसरे चरण में 8-8 सीटों के लिए मतदान हुआ और तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण में 13 मई को यूपी की 13 सीटों पर मतदान होंगे और आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। जिन 13 सीटों पर 13 मई को मतदान होने हैं वो है शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। 2019 की बात करें तो सपा और बसपा ने चुनाव मिलकर लड़ा था। इसके बावजूद भी सभी 13 सीटों पर भाजपा को मिली थी। इस बार जहां भाजपा दोबारा इन सीटों पर कब्जा करने की फिराक में है तो विपक्ष भी भाजपा से इन सीटों को छीनने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी की ये एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश
में 3 चरणों में 26 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और आज शाम को मतदान यानी कि जो प्रचार है वो आज थम जाएगा। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें शाहजहांपुर सुरक्षित है, धौरहा है, हरदोई है, मिश्रिख सुरक्षित है। कुल मिलाकर 13 सीटों पर चुनाव मतदान होने हैं। और अगर बात करें 2019 की तो 2019 में सभी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। हालांकि आज जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, पिछली बार अगर बात करें 2019 की तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा में गठबंधन हुआ था, उसके बावजूद भी 13 का 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। हाँ, ये जरूर था कि कई सीटों पर यानी कि आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर सपा भी बढ़त बनाई थी और बसपा भी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया घटक के तौर पर है और वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। लेकिन जो 13 सीटें हैं जिस पर 13 मई को मतदान होना है वो भारतीय जनता पार्टी के 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। हालांकि इस बार सभी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं पूरी कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंदी की है विपक्ष ने, तो इस 2024 के चुनाव में विपक्ष यही कह रहा है लगातार कि इस बार यूपी से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है यूपी में 80 सीटें जीतने का और पूरे देश में 400 पार का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में है कि जिस तरह पिछला परफॉर्मेंस उसका 2019 में था उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस 2024 में उसका होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। औरैया जिले के बिधुना क्षेत्र में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता से आगे कोई नहीं है। अब की बार अधिक से अधिक वोटों से भाजपा को जिताए जिससे मोदी मजबूत हो सके। इस मौके पर भाजपा नेता रिया शाक्य, अवधेश त्रिपाठी, गंगा नारायण तिवारी, हरि नारायण तिवारी, अनिल शाक्य, अभय सेंगर, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे अन्य लोग मौजूद थे। अखिलेश यादव जी को करारी पराजय के साथ सुब्रत पाठक जी और यहाँ की जनता उनको विदा करने वाली। अहंकार 2024 की इस लोकसभा चुनाव में चकनाचूर होगा। भाजपा का कमल खिलेगा। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और दूसरी बार हमारे सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद बनेंगे। जनता का जो उत्साह है, जो समर्थन है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मैंने सबसे अपील की है, सबसे पूछा भी है, सब ने गुंडों से, माफियाओं से डरे बगैर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है, बीजेपी ध्यान दिलाने की कोशिश करती है। वो 2014 से आ रहा है और 2024 में श्री राहुल गांधी जी उस तूफान में उड़ करके नानी के घर इटली चले गए। अगर बात करें तो वहीं आज केजरीवाल को हमें जमानत मिली, वो कोर्ट का मामला। अगर वहीं अगर बात करें, मायावती ने कहा है सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण है। हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान दिया जाता है। आज अखिलेश यादव का कहना है कि कन्नौज में भाजपा का सुपड़ा था। ये तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। उनका परिवार अंतरकलह का शिकार है। डिम्पल यादव जी को कहा, अखिलेश यादव जी ने कि जा करके लड़ जाओ कन्नौज से, कहा मैं दोबारा हारने के लिए नहीं जाऊंगा। इनको भेज दिया। इनके साथ इनके चाचाओं ने खेल कर दिया कि बहुत बड़ा नेता बन रहा है, इसको छोटा करने के लिए सुब्रत पाठक जी के सामने भेज दो, कन्नौज से हारना तय है। अच्छा, अगर वही बात करें सबसे ज़्यादा जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव बराबर आरक्षण और जो संविधान को लेकर जो बात उठाते हैं। देखिए, ना संविधान खतरा में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में। खतरे में अगर कुछ भी है तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और इंडी गठबंधन के नेताओं का राजनीतिक भविष्य। प्रियंका गांधी ने कहा है कि केवल 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं लेकिन अभी तक किसी को रोजगार नहीं। रोजगार सपा, बसपा, कांग्रेस और जो भाजपा विरोधी दल हैं उनका छिन गया है। और अगर कांग्रेस होती तो राशन भी खा जाती, केवल भाषण सुना देती। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का पेट भर रहा है। धन्यवाद। ये अगली खबर बलिया लोकसभा सीट 72 से है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर के नामांकन के लिए बलिया आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए मंच से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।
और कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का डीएनए एक है। इसका कारण है समाजवादी पार्टी के मुखिया ऑस्ट्रेलिया से शिक्षा दीक्षा लेकर आए हुए हैं और राहुल गांधी का लालन पालन भी इटली के संस्कारों में हुआ है। से चला कि क्यों दोनों की जोड़ी बार बार बनती है। एक बार बनी तो 0% पाई, कोई सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों फेल हो गए तो पता चला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डीएनए एक ही है। कारण जानते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी ऑस्ट्रेलिया से शिक्षा दीक्षा के लेकर के आए हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी के लालन पालन भी इटली के संस्कारों में हुआ है। इनका देश प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। हम सब गांव गरीब की बात को जानते हैं। नेहरू जी के बारे में कहा जाता था कि वो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए हैं। ये उन्हीं के खानदान के वारिस हैं। इनका गांव गरीब की जनता से कोई लेना देना नहीं है। गांव गरीब की जनता से अगर किसी का लेना देना है तो वो है हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हर गरीब को पक्का मकान देने का काम किया। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि बलिया के हर गरीब को पक्का मकान मिला है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक वीडियो जिसमें कुछ लड़के एक नाबालिग लड़के को नंगा कर उसके साथ अमान्य व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि लड़का इटावा का रहने वाला है और वह नाबालिग है। नाम गुप्त रखा जा रहा है और बीते दिनों काकादेव कोचिंग मंडी में इटावा के रहने वाले लड़के को कुछ लड़कों ने उसको हॉस्टल के एक कमरे में 6 दिन से बंद कर रखा था और बराबर उससे अमान्य व्यवहार कर रहे थे। थाना काकादेव पुलिस ने 6 लड़कों को गिरफ्तार किया। आईपीसी धारा 147, 34, 343, 333, 344, 348, 506, 307, 7-8 पॉस्को एक्ट 67 भी ये सब उन पर लगाया है। भैया 1 रुपया पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? पैसा है? नहीं है भैया, पैसा है? अबे बता दे साहब, भैया नहीं है। भैया छोड़ दे भैया, भैया भैया और कुछ चाहिए? इधर दिखाओ, इधर दर्द हो रही है? हाँ, वो दर्द हो गई। बहुत महीन हड्डी होती है, उसमें छोटी हड्डी शरीर यही होती है। वीडियो वायरल होने के उपरांत जैसे ही जानकारी हुई, पीड़ित की तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में पुलिस स्टेशन काकादेव में अभियोग पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। टीमों ने 6 वीडियो में दिख रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 6 अभियुक्तों ने अपना जुर्म इकबाल किया है और शेष जो अभियुक्त बचे हैं उनके लिए गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। ये एक गेम, ऑनलाइन गेम के लिए पीड़ित ने 20,000 रुपये अपने ही गांव के 2 लड़कों से पैसा लिया था। उन्हीं के पास ये लड़का ठहरा हुआ था और ये गेम खेला। उनके जब पैसे वापस नहीं किया गया तो उन लड़कों ने अन्य लड़कों के साथ मिल करके इस पीड़ित के साथ मारपीट की घटना कारित की, उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को बताया कि पैसा यदि वापस कर दोगे तो ये वीडियो वायरल नहीं करेंगे। इस लड़के ने वो पैसा 20,000 वापस नहीं किया तो अभियुक्त गण ने वीडियो को वायरल कर दिया और जिस पर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई।
सर छात्र जो था वो किस चीज की तैयारी कर रहा था और जो अन्य अभियुक्त थे वो किस चीज की तैयारी कर रहे थे, इसमें कुछ सामने आया? पीड़ित पक्ष इसी वर्ष इंटर पास किया है और जो इसके गांव के रहने वाले 2 अभियुक्त हैं वो पूर्व से ही काकादेव क्षेत्र में हॉस्टल में रह करके कोचिंग कर रहे थे। एक लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा है और एक लड़का और जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले की जांच की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा गया है। सुरक्षा विशेषज्ञ नमित वर्मा ने कहा कि मोसाद ने उस दौरान भारतीय एजेंसियों को खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले को अब सुलझाया जा सकता है यदि इजराइल को उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की एक प्रति प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि इसके लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। I was participating in a meet on intelligence sharing between countries with some Israelis, with some Israeli experts, and they brought up this issue of because recently the Hamas attack in October last year, that was a key, considered one of the greatest intelligence failures, or so it has been described. So they were eager to point out that it wasn't an intelligence failure. Intelligence was provided. It was a failure to take action on the intelligence provided, available. So one, that example was there. Two, the host wanted me to give an example of intelligence sharing between Israel and India that I may have been aware of. Now, in the course of various works that we have occasionally done, see, this is a field where almost everything is done off the record. So, but one comes across material. Now, this is the exact parallel of intelligence having been provided, and in this case, intelligence having been provided by Mossad to the Indian agencies, and then not being actioned upon, not as bad as the Hamas case, because in the Hamas case, apparently the political leadership claims that they didn't know about it. There was a communication problem in October 2023 in Israel. In this case, there is a difference that our agencies seem to have taken action and alerted the government and advised the government to increase the security of the former Prime Minister. But the political dispensation of the day did not act on it. But apart from this one little difference, it was an exact fit of what we were talking about. And as we know that now it's 33 years since that event, so this particular file, of course, has gone missing. What has gone missing cannot be declassified because it's not available to be declassified. But the normal tenure of declassification is 30 years, so that at least is passed. So I thought it was safe enough to cite this example. Had the file been there, it would have been declassified in the routine course of things. So that is how I mentioned the issue of the intelligence provided and it going missing. Ask the Israelis, request them for a copy of the information that they provided, when they provided, what they provided. It's as easy as that. It's just that the political will is required to make that request. The way the multidisciplinary monitoring agency just faded into oblivion was, again, it smacked of an extremely unprofessional approach to such a such a sensitive issue. So all these, the fact that we have allowed these issues to be brushed under the carpet is testimony to a very unprofessional
approach, it's difficult to provide any rational reasoning for why these things have been allowed. Obviously, they should be investigated. अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।